First question. Mr. Arvind, an Indian citizen, came to India for the first time. Please underline. Came to India for the first time. पहली बार वो इंडिया में आया है. तो बेटा अगर कोई मिस्टर अरविंद है, वो पहली बार इंडिया में अगर आ रहा है, तो इसका मतलब वो पहले इंडिया में नहीं था. सिंपल सी बात है, लॉजिक यही है. अगर वो पहली बार इंडिया में आ रहा है, इसका मतलब इससे पहले वो इंडिया में नहीं था. अब वो कब आया? 1/10/2019 को आया एंड लेफ्ट इंडिया ऑन 31st March 2020 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920. इज ही अ रेसिडेंट ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21. आपको बताना है क्या वो रेसिडेंट है या नहीं है. ठीक है, तो इस तरीके के सम्स को याद रखो. अब मैं जो फॉर्मेट बताने वाला हूं वो हर सम के लिए अप्लाई करोगे. पहला चीज बता देता हूं, मैं जो बताऊंगा वो 7 मार्क्स 8 मार्क का सम आएगा. तो आपको किस तरीके से करना है, वो इस तरीके के सम में सबसे पहले आप लिखोगे इंट्रोडक्शन. क्या लिखोगे? व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रोडक्शन? सम में क्या इंट्रोडक्शन है? इंट्रोडक्शन का मतलब होता है मिस्टर अरविंद की इंफॉर्मेशन दिया. क्लियर? मिस्टर अरविंद, एन इंडियन सिटीजन, केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम. मिस्टर अरविंद, एन इंडियन सिटीजन, came to India for the first time. That's it. पहली बार इंडिया में आया, ये इसका इंट्रोडक्शन है. आई के बाद आएगा बेटा सी फॉर कंडीशन. क्या बोला बेटा? सी फॉर कंडीशन. अब इस बंदे को रेसिडेंट होना है कि नॉन रेसिडेंट, वो हमको चेक करना है. तो कैसे लिखोगे? टू बिकम अ रेसिडेंट, यानी रेसिडेंट होने के लिए, टू बिकम अ रेसिडेंट, मिस्टर अरविंद नीड्स टू satisfy one of the basic condition given below. यानी नीचे दिए गए बेसिक कंडीशन में से किसी एक कंडीशन उसे क्या करना पड़ेगा? सेटिस्फाई. सिंपल. अब आपका कंडीशन ए क्या कहता है? ही शुड स्टेज इन इंडिया फॉर 182 days और मोर इन द प्रीवियस ईयर. यही लिखवाया था मैंने, कुछ नया नहीं लिखवाया है. ठीक है, कंडीशन लिखा. सेकंड, ए और बी के बीच में और शब्द का इस्तेमाल है. हाँ, तो ये और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब आ जाओ बी की तरफ. तो बी में 1 था, B1. व्हाट इज B1? ही शुड स्टेज इन इंडिया for 60 days or more in the previous year and B2. 1 और 2 दोनों था ना, इसलिए and वर्ड का इस्तेमाल किया. He should stays in India for 365 days or more in 4 immediately preceding the previous year. मतलब पिछले साल को छोड़कर उसके पहले 4 सालों का टोटल रेसिडेंस ऑफ डेज कितना होना चाहिए? 365 डेज और मोर. अंडरस्टूड? है ना? ये कंडीशन आपको एज इट इज ईच एंड एवरी सम में लिखना है. क्लियर? नाउ आई फॉर इंट्रोडक्शन, सी फॉर कंडीशन. नाउ सी फॉर कैलकुलेशन. सी फॉर कैलकुलेशन. एक और सी आ गया. कैलकुलेशन लिखते समय बेटा सबसे पहले लिखना आप लोग प्रीवियस ईयर. और बेटा हमारा प्रीवियस ईयर क्या होता है?
आई होप मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में क्लियर किया था कि हमारा प्रीवियस ईयर क्या होगा। तो बेटा हमारा प्रीवियस ईयर होगा 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020, जिसको हम शॉर्ट एंड स्वीट में कहे तो SY बीकॉम का ईयर। हम इस SY बीकॉम में थे इस ईयर में 2019-20, और मैंने आपको बार बार कहा कि वी कैन नॉट राइट आर प्रीवियस ईयर डायरेक्टली। हम अपना प्रीवियस ईयर डायरेक्टली लिखने वाले नहीं है, कभी भी किसी भी सम में डायरेक्टली नहीं लिखने वाले, याद रखना, क्योंकि इस डेट का एक इंपॉर्टेंस है। ओके चलो, प्रीवियस ईयर लिख दिया। अब मेरा कैलकुलेशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले क्वेश्चन में देखोगे वो सबसे पहले बार इंडिया में आया कब, 1 अक्टूबर 2019। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इसके पहले वो इंडिया में था ही नहीं? तो अगर मुझे कोई बोले सर 12 महीने का टाइम पीरियड है जिसमें अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, सिंपल 12 मंथ्स, जिसमें से अप्रैल में वो नहीं था, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में वो था ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो पहली बार इंडिया में अक्टूबर में आया। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं अप्रैल टू सितंबर नील हो जाएगा? अप्रैल टू सितंबर क्या हो जाएगा? नील। क्यों नील हो जाएगा? क्योंकि वो पहली बार इंडिया में आया, सिंपल। तो अप्रैल टू सितंबर से पहले वो था ही नहीं, तो अब वो अक्टूबर में आया। कब आया? अक्टूबर। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, अक्टूबर 19 जनवरी 2020 यहां से स्टार्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझा? इसके पहले का कैलकुलेशन क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसके पहले वो इंडिया में था ही नहीं। अब वो 1 अक्टूबर का आया, हमारा पाप हो गया क्या वो अक्टूबर में आया? तो नहीं, उल्टा हमको ये देखना है वो गया कब। आया 1 अक्टूबर क्लियर है, गया कभी? 31 मार्च, मतलब इधर, मतलब पूरा 6 महीना रह के गया, सिंपल। अक्टूबर में कितने डेज होते हैं? किसी को नंबर ऑफ डेज पता है कैसे निकालने का? ये उंगली है, ठीक है, ये मुट्ठी है, जो ऊपर का हिस्सा है वो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। अब जहां पे खत्म किया वहां से अगस्त, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। जो ऊपर का हिस्सा है ना, ये ऊपर का हिस्सा, ये अपना 31 है, और जो नीचे खांचा आता है उसको हम लोग 29 डेज 28 डेज 30 डेज बोलेंगे। तो जनवरी फरवरी, फिर मार्च ऊपर अप्रैल नीचे, मई ऊपर जून नीचे, जुलाई ऊपर, फिर यहां से चालू करने का, अगस्त ऊपर सितंबर नीचे, अक्टूबर ऊपर नवंबर नीचे, फिर दिसंबर ऊपर। ठीक है, तो मुझे बता अक्टूबर में कितने डेज आएंगे? 31। ओके, नवंबर में 30 डेज, दिसंबर में 31, जनवरी में 31, फरवरी नहीं मालूम, मार्च में 31। अब बोलोगे सर फरवरी मालूम है मेरे को, कितना आएगा? 28 या 29? 28 या 29? अब बोलोगे सर 28 भी आता, 29 भी आता, कैसे समझने कि 29 आएगा कि 28 आएगा? ध्यान दो, अगर फरवरी के साथ 2020 लगाए तो लास्ट का ईयर देखने का 20, 4 का टेबल आता है, 4 5 जा, तो ये हो गया 29 डेज। कितना हो गया? मतलब 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, 2028, 2032, 36, 40, 44, ऐसा जो भी आएगा ना, यानी जो 4 का टेबल आएगा ना लास्ट में, वो सब 29 डेज है। कौन सा डेज है? 29 डेज। तो ये फरवरी 2020 है ना, तो ये भी कितना जाएगा? 29। अब बेटा इसका टोटल करो, कितना दिन होता है बताओ? 1 1 1 1 1, कितना हो गया? 13, कैरी 1, 183। कैन ही सेटिस्फाई द कंडीशन ए? यस सर, कंडीशन ए बोलता था 182 डेज। ये भाई साहब तो एक दिन ज्यादा रह गए, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट तो ICC। अब लास्ट वाला पार्ट C मतलब कंक्लूजन। क्या लिखने का? कंक्लूजन। तो लास्ट आएगा बेटा कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब
हमको डिक्लेरेशन करना कि ये बंदा रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। तो कंक्लूजन का स्टेटमेंट ऐसा रहेगा, फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम द अबव कैलकुलेशंस इट इज क्लियर दैट, ठीक है, मतलब ऊपर की कैलकुलेशन से ये क्लियर होता है, मिस्टर अरविंद satisfies the basic condition, कौन सा कंडीशन? ए। मिस्टर अरविंद ने कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई किया? बेसिक कंडीशन ए। सिंपल, satisfy the basic condition A, so he is said to be रेसिडेंट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? तकलीफ या रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो लिखा तो भी चलेगा। अब मैं आपको बताता हूं, आपके टेक्स्ट बुक में और मैंने जो करा है उसमें थोड़ा सा लेंथ का फर्क है। वो 4 लाइन में खत्म किया, मैंने इतने लंबे में खत्म किया है। फर्क क्या है? मैं जो कराऊंगा वो लेंदी होगा बट फ्यूचर ओरिएंटेड होगा। ऐसा मत सोचना कि जिंदगी में सिर्फ इतना ही है, टैक्स जो है वो आपको इधर ही काम आएगा। टीवाई में आप एमकॉम करोगे, कोई एमबीए करेगा, कोई सीईटी करेगा, कोई सीए फाउंडेशन करेगा, तो उसमें जब लंबे लेवल पर जाओगे तो टैक्स इकलौता ऐसा सब्जेक्ट जिंदा रहता है। जिंदा मतलब हर साल बदलता है ना, जो हर साल बदलता है वो जिंदा रहता है, सिर्फ रेट का फर्क रहेगा। तो यहां पर छोटा नहीं, लेंदी इसलिए करा क्योंकि ये जो कंडीशंस है ना, जितने सम में लिखोगे उतनी ज्यादा याद हो जाएगी और वर्ड टू वर्ड याद हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, कैलकुलेशंस एकदम डीपली कैलकुलेशंस होगा, डायरेक्टली शॉर्टकट नहीं मारने का कि अप्रैल प्लस मई प्लस जून प्लस जुलाई प्लस अक्टूबर प्लस नवंबर प्लस दिसंबर प्लस जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च, फिर उसके बाद उसके नंबर ऑफ डेज। अपन पूरा सिस्टमैटिक कर रहे हैं, तो जो चीज सिस्टमैटिक होगी वो लंबे समय तक रहेगी, ज्यादा समय तक रहेगी, ठीक है। तो यहां पर शॉर्टकट नहीं, मैं लेंदी में इसलिए करा रहा हूं ताकि, और अगर कभी पेपर चेक करने फिजिकल पेपर में जब किसी के पास जाएगा तो कोई भी तुम्हारा मार्क्स काट ही नहीं सकता, इसकी गारंटी मेरी। बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट 98 99 तक मिला है टैक्स में, जस्ट बिकॉज लेंदीनेस होता है। तो किसी के पास भी पेपर जाने दो, चाहते हुए भी कोई पेपर का मार्क्स कट नहीं कर सकता, क्योंकि भाई उसको इंट्रोडक्शन भी मिल रहा है, उसको बेसिक कंडीशन भी मिल रहा है। अच्छा, इस बेसिक कंडीशन में मॉडिफिकेशन करना है तो भाई अपन कंडीशन के सेक्शन भी डाल सकते हैं, लेकिन हाँ आपके इसमें मार्क्स कटने वाले नहीं है, ये दैट्स ट्रू है। क्लियर? तो यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन के अंदर उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, मतलब वो कौन है, बस उसमें यह बोला मिस्टर अरविंद इज एन इंडियन सिटीजन, बस इतना बोला तो भी वो इंट्रोडक्शन ही माना जाएगा। अब बेसिक कंडीशन में भाई साहब को क्या बनना है? रेसिडेंट बनना है, तो भाई साहब को क्या करना पड़ेगा? सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो ये भाई साहब का नाम हर क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा, लिखना तो वही है, पूरा कंडीशन एज इट इज रहेगा। कंडीशन हर इंसान के लिए कंडीशन चेंज होता है क्या? नहीं होता है। फिर कैलकुलेशन में प्रीवियस ईयर आपको सब में देख लिखने के लिए मिलेगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, सब में लिखने का है। जितने दिन आया रहेगा उतना दिन लिखने का, जो दिन इंडिया में था वही लिखने का, इंडिया के बाहर है लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? तो वो सारी डेज लिखने के बाद जो अपनी कंडीशन से वो सेटिस्फाई होती है तो ही इज सेड टू बी रेसिडेंट, नहीं होती है देन ही इज सेड टू बी नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? डिफिकल्टी?